हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम प्रणय मिश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बेसिकली यह बात करता है इलेक्शन कमीशन के नए रूल्स के बारे में। देखो क्या होता है, कल यानी 4 जनवरी को 2024 यानी इलेक्शन कमीशन जो है एक कुछ न्यू रूल्स लेके आती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। अब बेसिकली यह क्या रूल्स है? तो यह रूल्स जो है इससे डील होगा एलोकेशन ऑफ द सिंबल, यानी जो भी एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसको किस तरीके से ये जो जो इलेक्शन सिंबल को एलोकेट किया जाएगा उस उससे रिलेटेड यह सारे रूल्स होंगे, उससे रिलेटेड यह सारा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में मैं डिटेल में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट भी कवर करूंगा। मतलब एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एक अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 दोनों के बारे में मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में यह सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो आपको अगर आपने ये आर्टिकल को ध्यान से समझ लिया तो आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब इस आर्टिकल से हम शुरू करते हैं। देखो क्या क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 जनवरी 2024 को एक नए रूल्स लेके आती है। किस चीज से रिलेटेड? एलोकेशन ऑफ सिंबल टू द रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। यानी जो भी अब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उसको किस तरीके से इलेक्शन सिंबल एलोकेट किए जाएंगे, इससे रिलेटेड नए रूल्स को लेके आया है। और अब यह मैंडेटरी कर दिया है कि उनको जो है, जो भी ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अपने जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स है उसका अपना ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा जो लास्ट 2 इलेक्शन हुए हैं तो उसका जो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है वह भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपका ऑफिसर भी और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस बियरर है, यानी देखो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई जनरल सेक्रेटरी होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, तो जो भी ऑफिस बियरर है उसका सिग्नेचर भी लगेगा along with the application form for the symbol। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं यह इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी कर दी है किनके लिए? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या चेंजेस लेके आए हैं। ठीक है। अब ये जो चेंजेस है वो 11 जनवरी से लागू हो जाएंगे। ठीक है। और ये चेंजेस किनको लागू होंगे? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब बेसिकली रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन है? यह एक वह न्यूली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने, देखो अब क्या होता है जब इलेक्शन होता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ वोट्स मिलते हैं। तो जो रजिस्टर्ड जो देखो ये जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बेसिकली ये वह नई पार्टी है जिसने अभी अभी रजिस्टर किया है कुछ समय पहले, और उसने इलेक्शन भी लड़ा था। पर क्या हुआ था, उसको सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट परसेंटेज में उसको वोट्स नहीं मिले। ठीक है। और उसको इतने वोट्स नहीं मिल पाए कि वह एक स्टेट पार्टी बन सके या फिर कोई नेशनल पार्टी बन सके। तो वह होती है रजिस्टर्ड है पर अनरिकॉग्नाइज्ड है। उसको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया? क्योंकि उसको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैलिड वोट्स जो पोल किए गए थे, जो वोट किए गए थे, तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिले। ठीक है। या तो फिर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और कौन हो सकता है? देखो ए, वह पार्टी जिसने अब तक कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है रजिस्टर होने के बाद। ठीक है, वह भी हो सकती है एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये दो चीजें आपको याद में रखनी है। कौन है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी? एक जिसने अभी अभी रजिस्ट्रेशन भी किया है पर अब तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। या तो फिर दूसरी जिसने रजिस्टर तो किया है और इलेक्शन भी लड़ा है पर उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो उसको नहीं मिले थे इलेक्शन में। ठीक है। अब जो सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को, यह बेस्ड होते हैं किस चीज पे? एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। अब यह अंडरटेकिंग क्या है? देखो कि जो एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट जो है विथ रिगार्ड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब क्या है? देखो एक कोई रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो चाहती है कि मुझे एक यह पर्टिकुलर सिंबल मिले। ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम जो आने वाली जो असेंबली इलेक्शन है उसमें जितने भी टोटल सीटें हैं तो उसमें कम से कम उसको 5% सीटों पे लड़ना पड़ेगा। ठीक है। जितने भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसमें आप मान लो कि 200 सीट होने वाली है जिसमें एमएलए चुन के आएंगे।
तो इस 200 में से कम 5% सीटों पे ये जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको लड़ना पड़ेगा। तब इसको यह सिंबल एलोकेट किया जाएगा। यानी 200 सीट से तो इसका 5% कितना हो गया? बताओ आप जल्दी। 10 सीटें। ठीक है। अब तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि क्या क्या उनको करना है। अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट उनको सबमिट करना है। अपने जो 3 फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिटेड अकाउंट है वह आपको सबमिट करना है। और इसके अलावा जो भी आपका ऑफिस बियरर है आपके पॉलिटिकल पार्टी का, उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो डिटेल्स है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी पार्टी क्या होती है, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ। ये एक न्यूली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक इनफ अमाउंट ऑफ वोट जो है, इनफ परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट उसको नहीं मिले थे जनरल इलेक्शन में। ठीक है, या फिर उसने कोई इलेक्शन अब तक कंटेस्ट ही नहीं किया है। एक बार वो रजिस्टर्ड तो हो चुकी है, पर रजिस्टर होने के बावजूद उसने अब तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया है, तो वह होती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। अब ये जो पार्टीज होती है उनको जो भी बेनिफिट एक रिकॉग्नाइज पार्टी को मिलते हैं, वह बेनिफिट एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता। तो अब ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, देखो। एक जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, वह या तो नेशनल पार्टी हो सकती है या तो फिर कोई स्टेट पार्टी हो सकती है। जो है एक सर्टेन कंडीशंस को मीट करती है, उसको हम बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर आपको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनना है, तो आपको एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जब आप इलेक्शन कंडक्ट करोगे, जब आप इलेक्शन को कंटेस्ट करोगे लोकसभा या फिर असेंबली के, तो आपको उन इलेक्शन में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट मिलने चाहिए। तब जाके आपको एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। ठीक है। अब ये जो रिकॉग्निशन है, उसको कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है। और इस डिटर्मिनेशन के बाद में क्या होता है, उस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ नेशनल पार्टी और या तो फिर स्टेट पार्टी। फिर उस पार्टी को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर सिंबल दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का, जो और किसी पार्टी को नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी स्टेट का टेलीविजन है, रेडियो है, उस पे आपको ब्रॉडकास्टिंग का टाइम दिया जाता है कि आप दूरदर्शन हो गया या विविध भारती हो गया, वहां पे आप आके ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। यह भी सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या दिया जाता है? इलेक्टोरल रोल भी दिया जाता है इलेक्शन के दौरान। ठीक है, तो यह सारी कुछ फायदे होते हैं अगर आप रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो तो। अब जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वह होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 ए के तहत। ठीक है। कोई भी पॉलिटिक आज जैसे कि आज मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो उसको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिलता है क्या? नहीं। मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 29 ए। उसके तहत मुझे इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। अब यह रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, देखो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर करना चाहती है अपने आप को एज अ एज अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, एज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो हाँ, सॉरी, जो मैंने पहले बोला था। अगर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना है, तो उसको पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा? अपने फॉर्मेशन के, जैसे कि मैंने अगर आज अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो मुझे विद इन 30 डेज एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन करो मेरी पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है। तो यह होता है प्रोसीजर। अब इलेक्शन कमीशन के पास यह पावर्स कहाँ से आए, देखो। इलेक्शन कमीशन के पास पावर आते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाने के, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका जो सेक्शन 29 है, ए है, इसके तहत भी इलेक्शन कमीशन के पास पावर होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के। तो आपको यह दोनों चीजें याद रखना है, एक आर्टिकल 324 और दूसरा सेक्शन 29 ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, देखो, नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब एक इलेक्शन कंडक्ट होता है तो कम से कम आपको 6% ऑफ द वैलिड वोट मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो। जब आप इलेक्शन कंडक्ट करते हो, यानी जब जब मैंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया,
तो जितने भी वोट्स पड़े जो कि वैलिड थे, जो कि गिने जाएंगे, तो उन वैलिड वोट्स में से कम मुझे 6% वोट मिलने चाहिए इन फोर और मोर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा की सीटों में। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे क्या करना है। आपको कम से कम 6% वैलिड वोट चाहिए फोर और मोर स्टेट्स में। और यह कहाँ पे मिलने चाहिए, या तो लोकसभा के इलेक्शन में या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। इसके अलावा भी प्लस एडिशन में आपको कम से कम 4 सीटें चाहिए हाउस ऑफ द पीपल में, फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको एडिशन में और 4 सीटें भी जीतनी होंगी लोकसभा के इलेक्शन में, किसी भी एक स्टेट से, या फिर जो चार या फिर कितने भी स्टेट्स है उनको मिला के भी अगर 4 सीटें होती है तो भी चलेगा। तो इस तरीके से यह पहली कंडीशन है अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपको उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 2% सीटें जीतनी पड़ेगी लोकसभा के इलेक्शन में। अब 2% सीटें यानी कितनी होती है, देखो अभी कितने सीटें हैं लोकसभा में, लगभग 543 सीट्स है। ठीक है, तो इन 543 सीट्स में कम से कम 11% सीट आपको जीतनी पड़ेगी, कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, यह जो इलेक्टेड मेंबर होंगे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होंगे, 3 अलग अलग स्टेट से होंगे, तब जाके आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी देखो ये पहली कंडीशन हो गई, अगर वो मीट कर गई तो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप पहली कंडीशन नहीं मीट कर रहे हो तो फिर ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, 2% ऑफ द सीट्स आपको मिलनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, और यह भी कितने, 3 अलग अलग राज्यों से मिलनी चाहिए, और ये टोटल कितने होते हैं, लगभग 11 सीटें होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 4 राज्यों में, 4 स्टेट्स में अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्टेट पार्टी, तो आप उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हो। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का आप उसको क्या कर सकते हो, दर्जा दे सकते हो। ठीक है, और इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाती है तो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब पहला रिक्वायरमेंट, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% ऑफ द वैलिड वोट मिलने चाहिए। कहाँ पे, या तो लोकसभा के इलेक्शन में या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, उस स्टेट से। यानी वह पार्टी जिस भी स्टेट में एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, तो उस स्टेट में जब लोकसभा या तो फिर असेंबली के इलेक्शन होंगे तो वहां पे 6% ऑफ द वैलिड वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। प्लस इसके अलावा कम से कम उसने 2 सीटें जीतनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। तो यह पहली कंडीशन है जिसके तहत एक एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, यानी अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको दे दिया जाएगा, पर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अपने पास और एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या बोलती है कि कम से कम आपको लोकसभा या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जो टोटल वोट गिरे हैं तो उसमें से कम 6% ऑफ द वैलिड वोट मिलने चाहिए। प्लस आपको एक सीट मिलनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, यानी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस स्टेट में, तो उस स्टेट में कम से कम आपको एक सीट जीतनी चाहिए। तो यह दूसरी कंडीशन है जिसके तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। ये 2 कंडीशंस हो गए। अगर ये 2 कंडीशन भी नहीं मिलते हैं तो अब तीसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है, अब उसमें से कम आपको 3% सीट्स मिलनी चाहिए, या तो फिर कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। अब इन दोनों में से कोई भी जो चीज बड़ी होगी उसको माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई राज्य है, ठीक है, अगर सपोज मान लो कि वहां पे सिर्फ 25 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, तो उसका 3% कितना होगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, या तो फिर 3 सीटें, ठीक है,
तो आपको दोनों में से जो भी चीज बड़ी होगी उसको मैं गिनूंगा। अगर सपोज किसी भी राज्य में अगर सपोज 30 सीटें होती, तो 30 सीटों का 3% कितना होगा? सोचो जल्दी। ठीक है, या तो फिर सपोज 100 सीटें होती, तो 100 सीटों का 3% कितना होगा? 3 सीटें। ठीक है। और उसी का और उसको आप यानी कैसा है, वो रिक्वायरमेंट आपको मिल जाती है। पर अगर किसी राज्य में सिर्फ 50 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, तो फिर क्या 3 सीटें मिल पा रही है? नहीं। तो उसके लिए 3% सीटें देखनी पड़ेगी। तो यह जो तीसरी कंडीशन है, तो आपको जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटें हैं, उसके कम से कम 3% सीटें मिलने चाहिए, या फिर 3 सीटें मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। और इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब अब चौथा कंडीशन क्या बोलता है कि अब जो लोकसभा इलेक्शन में क्या, देखो क्या होता है, हर स्टेट का क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है। ठीक है, फिर डीलिमिटेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट की जाती है किसी भी स्टेट्स को। ठीक है। अब इस कंडीशन में यह बोला जाता है कि अगर कम से कम आपको एक सीट जीतनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट। इसका मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो हर एक जो राज्य है उसको सीट्स एलोकेट की जाएगी। इसका मतलब अगर टोटल 543 सीट्स है, ठीक है, लोकसभा की इलेक्शन में, अब हर स्टेट को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग सीटें दी जाती है। ठीक है। तो फिर इन सीटों के हिसाब से क्या होगा, सपोज लोकसभा इलेक्शन है महाराष्ट्र में होने वाला है, उसको अब टोटल सीटें हैं 25 सीटें। तो 25 सीटों में से कम एक सीट आपने जीतनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, या फिर उसका फ्रैक्शन एलोकेटेड टू द स्टेट। यानी कि अगर सपोज 25 ना सीटें एलोकेट करते हुए सपोज किसी राज्य को 30 सीटें एलोकेट कर दी, या फिर किसी राज्य को उससे कम सीटें भी एलोकेट हो सकती है, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, उस फ्रैक्शन के हिसाब से अगर वो उतनी सीट जीतता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला एक बना के रखा है, आप देख सकते हो। यानी कि अगर किसी भी स्टेट को लोकसभा के इलेक्शन में अगर 25 सीटें अलॉकेट की गई है, तो कम से कम उसने एक सीट जीतनी चाहिए। अगर उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अगर यह कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो कम से कम आपको यह फ्रैक्शन देखना है। 1/25 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 4। यानी कम से कम कितना होगा, 4। यानी ये जो प्रपोर्शन है, आपको ये प्रपोर्शन को देखते हुए सीट एलोकेट की जाएगी, और आपको देखना पड़ेगा कि इस प्रपोर्शन में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सीट मिलती है। आई होप कि ये चौथी कंडीशन आपको एटलीस्ट समझ में आ गई होगी, क्योंकि थोड़ा ये बहुत हो सकता है कि लोगों को समझ में ना आए कि क्या है। ठीक है। अब पांचवी कंडीशन में क्या बोला जाता है, देखो, जितने भी वैलिड वोट्स पड़े हैं लोकसभा के इलेक्शन में या फिर असेंबली के इलेक्शन में, तो उसका कम से कम 8% ऑफ द वैलिड वोट आपको मिलना चाहिए। अगर आपको 8% ऑफ द वैलिड वोट मिल जाते हैं इलेक्शन में, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के उस राज्य में, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो यह कुछ 5 कंडीशन थे जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है। अब बेनिफिट क्या है इस रिकॉग्निशन के, देखो पहला बेनिफिट, आपको तो भाई साहब क्या होगा, एक एक्सक्लूसिवली एलोकेट किया जाएगा सिंबल। यानी अगर मैं एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हूं, तो मुझे एक सिंबल एलोकेट किया जाएगा, और वह सिंबल सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, मेरी पार्टी यूज कर सकती है, और उस राज्य में कोई और पार्टी यूज नहीं कर पाएगी। और अगर मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हूँ, तो जो मेरा इलेक्शन सिंबल है पूरे इंडिया में और कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी। तो एक्सक्लूसिवली मेरे को एक इलेक्शन सिंबल मिल जाएगा। ठीक है। अब यह पहला बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर आपको रिकॉग्निशन मिल गया नेशनल पार्टी या तो फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का। अब दूसरा फायदा, ठीक है, जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हो इलेक्शन के लिए, तो क्या होता है, एक प्रपोजर की जरूरत पड़ती है। तो जो रजिस्टर्ड जो जो कि एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उसको सिर्फ एक प्रपोजर की जरूरत पड़ती है जब उसको नॉमिनेशन फाइल करना है तो। ठीक है। और इसके अलावा उसको क्या होता है, इलेक्टोरल रोल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है, बेसिकली देखो, हर
असेम देखो कई जब भी लोकसभा या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है तो जो भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं तो उनका नाम होता है इलेक्टोरल रोल में। तो जब अगर सपोज मैं एक इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा तो मुझे फ्री में एक इलेक्टोरल रोल दिया जाएगा। इलेक्टोरल रोल में पूरा नाम होंगे कि कौन कौन वोट देने के एलिजिबल है। फिर अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं डायरेक्ट उन वोटर्स को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, जो भी आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया या तो फिर विविध भारती हो गया, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, टेलीकास्ट कर सकता हूँ। ये वाली फैसिलिटीज भी मुझे मिलती है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है स्टार कैंपेनर के, वह उसको भी क्या होगा, उसको कवर नहीं किया जाएगा। यानी क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है, इलेक्शन के कुछ खर्चे होते हैं और उसमें क्या होता है, आप स्टार कैंपेनर को भी बुला सकते हो। यानी अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं एक स्टार कैंपेनर को, जैसे कि मैं अमिताभ बच्चन को लेके आ गया, ठीक है, तो वह मेरे लिए कैंपेन कर रहा है। तो स्टार कैंपेनर का जो भी घूमने फिरने का वगैरह जो खर्चा होगा, तो वह मेरे इलेक्शन एक्सपेंसेस में वह काउंट नहीं करेंगे। तो यह कुछ फायदे होते हैं। ठीक है। अब इस टेबल में मैंने वही बता के रखा है कि क्या कंडीशन है रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो आपको आई होप ये पूरी तरह से समझ में आ गया था कि मैंने जो आपको समझाया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बात करता है। देखो, कोई भी जो कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होते तो फिर वो काय की डेमोक्रेसी। ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329। यह बेसिकली बात करता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जो कि कंडक्ट कराती है इलेक्शन। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, देखो, यह जो है इलेक्शन किस किस से कंडक्ट कराती है। अब जो इलेक्शन कमीशन होता है वह इलेक्शन कंडक्ट कराता है लोकसभा के इलेक्शन, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये चार इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है। इसके अलावा जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं इलेक्शन के, वह भी यह इलेक्शन कमीशन बनाता है। अब जो पार्लियामेंट है, उसके पास पावर है कि यह इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे, यह पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, लॉ बना सकता है। और इस हिसाब से पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यह डिसाइड करता है कि किस तरीके से आप जो है क्या करोगे, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यह किस चीज के बारे में बात करता है, यह बेसिकली बताता है कि डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसा होगी। इसका मतलब क्या है, एक राज्य है आपका, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र पकड़ लो। अब उस महाराष्ट्र को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा, जैसे कि नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, भंडारा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, पुणे की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हो गई, मुंबई की सपोज आप पकड़ लो, औरंगाबाद पकड़ लो, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएगी। ठीक है। तो किस तरीके से ये डीलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, देखो, एक जगह की कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और उस पॉपुलेशन को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो वह होता है डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या प्रोसीजर होगा इस डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बताया जाता है। इसके अलावा क्या क्या होता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तो किसी भी स्टेट को कितने सीटें मिलेगी। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर इलेक्शन होंगे तो एक राज्य को कितनी असेंबली के सीट्स मिलेगी, या तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें रहेंगी। तो यह सारी चीजें भी कौन डिसाइड करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत यह सारी चीजें इलेक्शन कमीशन, देखो, एक डिलिमिटेशन कमीशन बनती है, वह डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करती है, वह बताती हुई है कि किस तरीके से डिलिमिटेशन होगा। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यह बताता है कि कैसे होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स को।
ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, किस तरीके से इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर किया जाएगा, यानी किस तरीके से जो भी वोटर्स है, जो भी एलिजिबल वोटर्स है, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में चढ़ाया जाएगा। इसका भी प्रोसीजर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आपको समझ में आता है। इसके अलावा एक वोटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, वह भी इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बताया जाता है। इसका मतलब क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो मैं क्वालिफाई करता हूँ कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर मैं 18 साल के ऊपर हूँ, तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आएगा। पर अगर मैं 18 साल के नीचे हूँ, तो मैं क्वालिफाई नहीं करता। अगर मैं भारत का नागरिक ना होके अगर मैं श्रीलंका का नागरिक हूँ, तो मैं क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है। तो यह कुछ चीजें हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 डील करती है। अब इसके अलावा एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यह किन चीजों के बारे में बात करता है, यह बात करता है कि किस तरीके से एक्चुअल में इलेक्शन को कराया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से बाय इलेक्शन कराए जाएंगे। अब बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज किसी असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां का जो जो फॉर एग्जांपल एमएलए था, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसको निकाल दिया जाता है, या फिर वो खुद रिजाइन किया जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन कंडक्ट कराना या फिर इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम भी इस आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के क्या है प्रोसीजर्स में दिया गया है। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगती है, तो उसके बारे में भी बात की जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ठीक है। जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, वह बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पर इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगती है, जो मैन पावर लगता है, वह स्टेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करता है। इसके अलावा क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यह जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसके बारे में बात होती है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, यह भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। अब डिस्क्वालिफिकेशन यानी कैसा हो सकता है, देखो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि आप अगर आप दिवालिया घोषित हो गए, या फिर आप थोड़ा मेंटली अनसाउंड वगैरह हो गए, बहुत सारी एक कंडीशंस होती है जिसके तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। या तो फिर क्या क्वालिफिकेशन है कि आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हो। तो यह सारी चीजें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। इसके अलावा और एक चीज है करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। अब यह भी सारी चीजें करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस यानी अब इलेक्शन के दौरान हो सकता है कि मैं कोई अपने पॉलिटिकल रैलीज में ऐसे स्पीच दूं कि जो किसी जाति के प्रति अ, गलत बात हो, या फिर वुमेन के प्रति कुछ गलत बात हो, या फिर मैं क्या करूं, फ्री में दारू और ये सब बांट रहा हूं फॉर एग्जांपल इलेक्शन में। तो ये जो करप्ट इलेक्शन इलेक्टोरल प्रैक्टिस है, उसको भी डील किया जाता है आरपीए 1951 में। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसका भी कैसे सेटलमेंट होना चाहिए, तो यह प्रोसीजर इसका दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये दोनों चीजें बता दी है। ठीक है। अब चलो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का थोड़ा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। In India, there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies. तो पहली बात, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एक जो आदमी है, एक एक जो इंसान है, वह दो कंस्टिट्यूएंसीज से क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है और लड़ सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ना कि तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। ठीक है। अब दूसरी बात, In 1951 Lok Sabha election, श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम थ्री लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। तो हाँ, यह सही है। और इसी के चलते क्या हुआ, फिर एक रूल बनाया गया था जिसके तहत अब आप सिर्फ दो कंस्टिट्यूएंसीज से ही लड़ सकते थे। ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट, as per the existing rule, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him, winning in all the constituencies. इसका मतलब क्या है, एक इंसान है, अब उसने दो कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा। अब मान लो कि वो दोनों कंस्टिट्यूएंसी से जीत जाता है,
तो आपका क्या है, आप दोनों कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। आपको अपनी एक सीट को वैकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मोदी जी जब पहली बार जब लड़े थे इलेक्शन, तो उन्होंने गुजरात से भी इलेक्शन लड़ा था, और दूसरा है उन्होंने वाराणसी से भी लड़ा था। तो जब वो जीत गए, उन्होंने गुजरात वाली सीट को वैकेट कर दिया था, और अब वह कहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, वाराणसी वाली सीट को। ठीक है, तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ती है। तो जब आपने यह सीट छोड़ दी गुजरात वाली, तो अब वहां पे क्या होगा, फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे। तो उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने का खर्चा क्या वह पॉलिटिकल पार्टी उठाती है जिसने इलेक्शन जीता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका खर्चा इलेक्शन कमीशन ही देखती है। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वही सही है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक अमेंडमेंट किया जाता है, और यह बोला जाता है कि अब जो एक व्यक्ति है वह दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट था, जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है एक से ज्यादा सीट पे, और दोनों सीट फॉर एग्जांपल अगर वह जीत जाता है, तो बेसिकली जो है वह पब्लिक एक्सचेकर पे उसका क्या होता है, बर्डन आता है। पब्लिक एक्सचेकर यानी जो भी आपका जो 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 सरकारी खाता है उस पे खर्चा आता है। ठीक है, ना कि उस पॉलिटिकल पार्टी पे। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और एक आर्टिकल बताता हूँ जो कुछ दिनों पहले आया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दोनों आर्टिकल लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक ही चीज में मैं सारी चीजें आपको कवर कर दूंगा। देखो क्या होता है, कुछ समय पहले बीआरएस नाम की एक पार्टी है तेलंगाना में, भारत राष्ट्र समिति पार्टी। अब क्या होता है, वह एक चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। उसने यह बोला कि क्या होता है, देखो तेलंगाना के जब इलेक्शन हो रहे थे अभी, तो बीआरएस पार्टी चैलेंज करती है कि आपने जो है, इलेक्शन कमीशन ने दो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल अलोकेट किया है जो बीआरएस के सिंबल, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सिंबल से थोड़ा मैच करता है। अब बीआरएस का पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल था वह क्या था, कार था। तो बीआरएस ने बोला, जो एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है तेलंगाना की, उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है तो हमको एक्सक्लूसिव सिंबल मिलना चाहिए। आपने जो अलग दो पॉलिटिकल पार्टी को जो आपने सिंबल दिया है, वो हमारे सिंबल से थोड़ा मैच करता है। तो इससे रिलेटेड एक पिटीशन फाइल की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लाइन किया, और यह बोला कि वोटर्स इंटेलिजेंट है, उनको समझता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी में जो कार का सिंबल है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार का सिंबल है वह अलग अलग है। यानी इनका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर कार, बीआरएस पॉलिटिकल पार्टी। अब हो सकता है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर एग्जांपल मर्सिडीज डाली होगी, या टाटा नैनो का सिंबल डाला होगा। ठीक है, तो वह सिंबल अलग है, और बीआरएस का एम्बेसडर कार का सिंबल अलग है। तो अब इसमें बेसिकली देखो क्या इश्यू निकला था। अब इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली वह क्या करती है, एलोकेट करती है ये जो इलेक्शन के जो सिंबल होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वह इलेक्शन कमीशन क्या करती है, एलोकेट करती है। अब इसके लिए क्या है, एक इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है 1968 का। अब इस ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वह एलोकेट करती है इलेक्शन के सिंबल्स को। अब यह जो अलॉटमेंट होता है सिंबल्स का किसी भी इलेक्शन में, कौन से इलेक्शन, या तो लोकसभा का, या तो असेंबली, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होते हैं, उसके लिए जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो आपको सिंबल एलोकेट किए जाते हैं। अब यह जो सिंबल होते हैं या तो फिर रिजर्व्ड हो सकते हैं, या तो फिर फ्री हो सकते हैं। रिजर्व्ड का मतलब क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है एज अ नेशनल पार्टी, या तो फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वह इलेक्शन सिंबल उस पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व्ड होगा। या तो फिर जो, अगर आप ऐसी पार्टी नहीं हो, तो जो भी फ्री सिंबल है उनमें से आपको कोई सिंबल एलोकेट किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन पब्लिश करती है एक लिस्ट। यह बेसिकली क्या स्पेसिफाई करती है, सिंबल। ठीक है, देखो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू बताती है कि किस किस पार्टी को कौन कौन सा सिंबल मिला है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम करंट में जाने, तो लगभग इंडिया में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, और कितने, 26 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। इसके अलावा 2597
2597 रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है अभी राइट नाउ करंटली। ठीक है। अब अब इसके अलावा देखो क्या होता है, अब ये जो अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट्स है वह चूज कर सकते हैं कोई भी इलेक्शन सिंबल जो कि फ्री है, जो कि रिजर्व नहीं है। ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, अब जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, वो जैसे कि मैंने बताया है, जो न्यूली रजिस्टर्ड होती है, या तो फिर पिछले इलेक्शन में उसको इनफ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिले हैं, तो वह होती है एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। अब सिंबल्स जो होते हैं इलेक्शन के दौरान आपको एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है। अगर आप रिकॉग्नाइज पार्टी पार्टी नहीं हो तो आपको सिंबल एलोकेट किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पर एक बार इलेक्शन हो गए, फिर अगले साल जब इलेक्शन होंगे तो वह सिंबल क्या होंगे, फ्री होंगे। यानी अब हो सकता है कि पिछले बार जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो मेरे को सपोज इलेक्शन सिंबल था पानी की बोतल। ठीक है। पर हो सकता है अगली बार जब मैं इलेक्शन लड़ूं और मैं एक अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हूं, तो हो सकता है मेरे को अब मोबाइल का सिंबल मिले। ठीक है। तो कुछ भी सिंबल मिल सकता है अगर मैं अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हूं तो। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, जो भी अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लगभग 10 सिंबल के नाम देने पड़ते हैं। ठीक है। अब यानी क्या होता है, उनको एक प्रेफरेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 10 सिंबल है कोई भी, तो वो प्रेफरेंस देंगे अलग अलग, कि मेरे को पहले नंबर पे ये वाला सिंबल चाहिए, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। फिर उन 10 में से कोई भी एक सिंबल उस एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा। ठीक है। अब 1968 ऑर्डर के हिसाब से क्या होता है, देखो पार्टी। ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या होता है, 1968 के ऑर्डर के हिसाब से पार्टी जो है, यह नए 3 सिंबल भी अपने चॉइस के दे सकती है। यानी कि जो लिस्ट है, फॉर एग्जांपल 10 सिंबल्स है अलग अलग, तो 10 सिंबल की एक लिस्ट है। उस पे मैं एक प्रेफरेंस दूंगा कि मुझे ये वाला सिंबल चाहिए। फिर उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन मुझे एक सिंबल दे देगी। पर अगर मैं चाहूँ तो मैं भी एक 3 नए सिंबल को मैं प्रपोज कर सकता हूँ इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन चाहे तो उनको कंसिडर कर सकती है, और इनमें से कोई भी मुझे एलोकेट कर सकती है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, देखो सिंबल प्रपोज बाय द पार्टी शुड नॉट रिजेंबल टू द एग्जिस्टिंग रिजर्व सिंबल और द फ्री सिंबल ऑफ एनी रिलीजियस और कम्युनिकल नोटेशन और डिपिक्ट एनी बर्ड और एनिमल। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी अगर मैं सिंबल प्रपोज करूंगा इलेक्शन कमीशन को, तो वह किसी भी बर्ड को या एनिमल को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ना कि कोई धार्मिक सिंबल होना चाहिए, ना फिर कोई कम्युनल कनोटेशन होना चाहिए। इसका मतलब कोई, जैसे कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, तो ऐसे कम्युनल कोटेशन कनोटेशन नहीं होना चाहिए उस सिंबल में। ठीक है। इसके अलावा क्या है, कोई एग्जिस्टिंग रिजर्व सिंबल नहीं होना चाहिए, या तो फिर फ्री सिंबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यह कुछ कंडीशंस होते हैं जो मैं प्रपोज करूंगा ना, 3 नए सिंबल, तो उसके कुछ ये कंडीशन होते हैं। अब क्या होगा जब एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट आ जाएगा। अब बहुत लोगों को पता होगा महाराष्ट्र में जैसे कि क्या होता है, शिवसेना पार्टी में क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो अब शिवसेना पार्टी किसकी पार्टी होगी, या फिर एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी में अगर स्प्लिट होता है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी किसकी होगी, क्या एकनाथ शिंदे की होगी। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं शिवसेना का बता रहा हूँ, क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी बन जाएगी, या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी बन जाएगी। उस शिवसेना का सिंबल किसके पास जाएगा, क्या एकनाथ शिंदे के पास जाएगा या उद्धव ठाकरे के पास जाएगा। तो यह सारी चीजें भी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट होता है तो किसके पास सिंबल जाएगा, ठीक है, किसको नाम जाएगा, तो यह भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, देखो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 उसका जो पैराग्राफ 15 है, यह बेसिकली एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वह डिसाइड करेगा ऑन द क्लेम ऑफ द राइवल फैक्शन इन केस ऑफ स्प्लिट। यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट होता है, तो किसको उसका पार्टी का सिंबल या पार्टी का नाम जाएगा, यह सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत डिसाइड होता है। अब जो डिसीजन होता है, इसमें क्या करेगी इलेक्शन कमीशन, कुछ कंडीशन के हिसाब से देखेगी कि यह सिंबल या पार्टी का नाम किसको जाना चाहिए। फिर उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर पास करेगी, और वह जो ऑर्डर होगा वह बाइंडिंग होगा।
ठीक है। अब कोई भी स्प्लिट के लिए इन द रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन है, बेसिकली यह क्या करती है, यह एडवाइस करती है वॉरिंग फैक्शंस को। यानी जहां पे स्प्लिट होने जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको एडवाइस करती है कि वह अपना जो डिफरेंसेस है वह इंटरनली सॉल्व करे। देखो क्या होता है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी जैसे कि शिवसेना, अब उसका कैसे स्प्लिट होगा उसका एक प्रॉपर रूल है। पर एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि ना स्टेट पार्टी है, ना ना कोई नेशनल पार्टी है। अब उसमें अगर ऐसा स्प्लिट हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप तो पहली बात अपने आपस में डिसाइड करो कि किसको सिंबल मिलेगा, किसको नाम जाएगा पार्टी का। या तो फिर आप कोर्ट के पास जाओ, आप मेरे पास मत आओ। इलेक्शन कमीशन ने किसको बोला है ऐसा, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पर जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसके थोड़े क्या है, उसके थोड़े रूल्स अलग अलग है। अब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो है उसका डिसीजन जो है, यह बेस्ड है 3 टेस्ट्स पे, जो कि एक सादिक अली केस में बताए गए थे। अब इसमें अब इस केस के क्या टेस्ट है, एक तो टेस्ट है टेस्ट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एम और ऑब्जेक्ट्स का टेस्ट। दूसरा है टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा होता है टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। यह 3 टेस्ट से डिसाइड करेगी कि किसको इलेक्शन सिंबल या पॉलिटिकल पार्टी का नाम मिलेगा। ठीक है। अब क्या होता है, इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्प्यूट जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, बेसिकली एक जो क्लियर मेजॉरिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी की या जो भी ऑफिस बियरर है, जैसे कि उसके कुछ एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, उनका क्या सपोर्ट है, किस फैक्शन को कितना सपोर्ट है, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। जब भी अगर सपोज इलेक्शन कमीशन डिसाइड ना कर पाए कि किस, देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो गया, अब किस ग्रुप के पास कितनी ज्यादा मेजॉरिटी सपोर्ट है उस पॉलिटिकल पार्टी का, अगर इलेक्शन कमीशन वह डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो वह क्या करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी की, अब जो अलग अलग जो राइवल फैक्शन है उसमें कितने एमपीज या एमएलए उस फैक्शन को सपोर्ट करते हैं ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब जो जो अभी शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ था, तो जो एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन था उसमें ज्यादा एमएलए का सपोर्ट था, तो इसलिए क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी का नाम सिंबल वगैरह उनके फैक्शन को मिल गया था। ठीक है, ऐसा था। तो क्या होगा, एमपीज और एमएलए का सपोर्ट जितना है उस हिसाब से देखा जाएगा कि किस फैक्शन को पॉलिटिकल पार्टी का नाम या सिंबल जाएगा। ठीक है। अब अगर सपोज ये हो जाए कि दोनों भी जो फैक्शन है उनको सपोज इक्वल मेंबर का सपोर्ट है, एमपीज एमएलए, और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो फिर इलेक्शन कमीशन बोल देगा कि आप दोनों अब नया सिंबल चूज करो। ठीक है। अब क्या होगा, देखो, अब इसके अलावा व्हाट हैपन टू द ग्रुप दैट डज नॉट गेट द पार्टीज सिंबल। अब देखो, अगर जो ब्रेक अवे पार्टी है उसको क्या होगा, इट हैड द सपोर्ट ऑफ द सफिशिएंट एमपीज एमएलए एज पर द क्राइटेरिया, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ईसी एज अ नेशनल पार्टी। देखो इसका मतलब क्या है, बिफोर 1997 क्या होता था, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती थी किसी भी पार्टी को not getting the symbol based on the criteria fixed for recognition of the parties under para 6 and 7 of the symbol order। अब यानी इसका मतलब क्या है, अगर कोई ब्रेक अवे पार्टी है, अगर उसके पास सपोर्ट है सफिशिएंट एमपीज और एमएलए का, तो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द नेशनल स्टेट पार्टी। पहले ऐसा होता था 1997 के पहले। पर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन 1997 में यह बोलती है कि अब सिर्फ एक आपको एमपीज और एमएलए होना ही पर्याप्त नहीं है किसी भी फैक्शन को एज अ नेशनल या तो स्टेट पार्टी घोषित करने के लिए। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल लेके आई है। अब इसमें क्या होगा, जो भी ये जो दो अलग अलग फैक्शंस जो होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। और इस इलेक्शन कंटेस्ट के बाद में क्या होगा, दे हैड टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पार्ट। देखो बेसिकली क्या होता है, जो भी स्प्लिंटर ग्रुप है ऑफ द पार्टी, यानी जो दो अलग अलग, फॉर एग्जांपल शिवसेना जैसे हो गया, अब उनका फैक्शन हो गया, दो अलग अलग पार्टीज, दो अलग अलग ग्रुप बन गए। ठीक है। तो जो भी स्प्लिंटर ग्रुप है अदर देन द ग्रुप दैट गॉट द पार्टी सिंबल, इसका मतलब क्या है, देखो,
जो भी अलग अलग ग्रुप हुए थे, तब एक एक जो ग्रुप है उसको सिंबल भी मिल गया, ठीक है, पार्टी का नाम भी मिल गया। पर जो दूसरा ग्रुप है, ना उसको सिंबल मिला, ना ना नाम मिला। तो उस फैक्शन को क्या करना पड़ेगा, उस फैक्शन को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एज अ सेपरेट पार्टी। ठीक है। अब यह जो पार्टी होगी, अब यह बेसिकली क्या करेगी, अपना क्लेम करेगी किस चीज को लेके, नेशनल और द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस का, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इस परफॉर्मेंस इन द स्टेट और द सेंट्रल इलेक्शन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो, जब इलेक्शन होगा तो आपके इलेक्शन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर आपको एज अ रिकॉग्निशन दिया जाएगा कि या तो आप स्टेट का पॉलिटिकल, आपका एज अ स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल सकता है, या तो फिर नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। पर यह रिकॉग्निशन कब मिलेगा, जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर लेते हो और आपके उस कंटेस्टेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ऐसा रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे बेसिस मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखो, जैसे कि अब बेसिक क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह बनती है 25 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 25 जनवरी 1950 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल? रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। बेसिकली ये जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, यह अलाउ करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वह रिकॉग्नाइज कर सके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और उसको उसका सिंबल एलोकेट कर सके। अब यह ऑर्डर प्रोवाइड करता है फॉर द स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल एट द इलेक्शन इन द लोकसभा एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। बेसिकली यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। मैंने आपको बहुत डिटेल में यह पूरा आर्टिकल बताया है। आई होप आपको पूरी तरह से यह आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो यह था जो कल के पेपर में जो आर्टिकल आया था। सो आई होप यू लाइक द सेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।